नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं आज का स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एनालिसिस। यहां पे हम दोनों बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बढ़िया आर्टिकल्स को पिक करके इन्हें एनालाइज करने वाले हैं। एनालाइज करेंगे कि क्या कॉज है इन इवेंट्स का और क्या इफेक्ट है इसका हमारी लाइफ पर, हमारे इकोनॉमिक मैं बोलूंगा जो परसेप्शन है उसको हम डेवलप करने की कोशिश करें कि हमारे फाइनेंसेस पर, इन्वेस्टमेंट्स पर, सेविंग्स पर और सैलरी पर, इनकम पर क्या फर्क पड़ सकता है जो मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में इससे। तो यहाँ पे शुरुआत करने वाला हूं मैं सबसे पहले आईटी के रिजल्ट से। अब देखिए ये ना रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं या फिर आपकी जो कंपनीज हैं जहां पे लेट्स से आप स्विच करना चाहते हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या ये फाइनेंशियली अच्छा कर रही हैं, क्योंकि वहां रेस तभी बढ़िया होंगे, वहां पे आप देखिए एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, प्रमोशंस तभी बढ़िया होंगे जब कंपनी एक्चुअली अच्छा एक्सपेक्टेशन लेके बैठी हो फ्यूचर का। अगर फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस अच्छे नहीं है तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर आईटी फर्म्स में कितनी कम हायरिंग हुई है। ओवरऑल अगर आप देखिए टीसीएस, चाहे आप इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, इन सबको देखिए तो एक तो लोग ब्लेम कर रहे हैं एआई को कि जहां पे जॉब्स कम हो रही है एआई की वजह से, बट कंपनीज भी जब बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं एक्सपेक्ट करती है ना अपने लिए, तो वहां पर आप देखिए कि एम्प्लॉयज कि भी वो खर्चे को नहीं बढ़ाना चाहती है, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा आने वाला नहीं है तो खर्चे को ही कम करके हमें पैसा कमाना होगा। कंपनीज ऐसे सोचती हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से और यह है एचसीएल टेक के बारे में। एचसीएल के रिजल्ट्स आए हैं। अब आईटी मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको सबसे पहले कि आईटी कंपनी जितनी भी है यहाँ पे प्रॉब्लम इनके लिए रहा है मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि यूएस से इनके पास सबसे ज्यादा डिमांड आता है और यूएस में इंटरेस्ट रेट साइकिल जो था उनका ये वेट कर रहे थे कि ये चेंज होगा और रेट कट होना शुरू हो जाएगा। लास्ट मंथ अगर आप देखें तो फेडरल रिजर्व ने रेट कट्स किए एंड इसका एडवांटेज देखिए अब एचसीएल टेक को कैसे मिलता है। एचसीएल टेक तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की टेक्नोलॉजी में, भी टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है ये, और रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो है इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। मतलब रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस का मतलब आगे आने वाले सालों में जो रेवेन्यू है इस साल वो इनके हिसाब से बढ़ सकता है, जो एस्टिमेट्स था उससे बढ़िया हो सकता है यहाँ पर। तो फर्म, नोएडा हेडक्वार्टर्ड फर्म एस्टिमेट कर रही है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो होगा बिटवीन 3.5% एंड 5%। तो सेकंड क्वार्टर अगर आप देखें 2024-25 का, तो एचसीएल टेक ने पोस्ट किया है नेट प्रॉफिट ऑफ 4235 करोड़, जहां 10.5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। ऑल्दो सिक्वेंशियल बेसिस पे अर्निंग्स फ्लैट है, तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में 10.5% की बढ़त देखने को मिली। वैसे ही रेवेन्यू अगर आप देखें इस क्वार्टर का तो ये 8.2% ऊपर है, जहां पहले 2.9% सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो डॉलर टर्म्स में भी रेवेन्यू 6.8% बढ़ी है। अब देखिए जितनी आईटी फर्म्स है ना, इन्हें डॉलर से बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि पैसा सारा बाहर से डॉलर के टर्म्स में अगर आ रहा है आपके पास, तो आपको देखना होगा कि डॉलर रुपया के अगेंस्ट क्या मजबूत हो रहा है, क्या कमजोर हो रहा है। क्योंकि अगर डॉलर बहुत मजबूत हो गया तो आपके रेवेन्यू में वैसे 1-2% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और जिस कंपनी का रेवेन्यू 30,000 करोड़ है, 40,000 करोड़ है, 1% उसके लिए बहुत होता है, राइट? आप खुद सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है 1% से। सो ये काफी, मैं बोलूंगा, डिपेंड करता है, काफी सेंसिटिव है इन टर्म्स ऑफ करेंसी वॉलेटिलिटी, इनका जो रेवेन्यू है। तो आईटी के रेवेन्यू को हम अक्सर इसलिए डॉलर के टर्म्स में भी देखते हैं कि हाँ डॉलर के टर्म्स में क्या ग्रोथ आई है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ये टीसीएस का भी देखा था हमने कि इनके पास अभी कॉन्ट्रैक्ट्स कितने सर्विसेज प्रोवाइड करने के हैं। तो अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ रहा है इसका मतलब नए क्लाइंट्स इनके पास आए हैं। तो देखिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अभी 2.2 बिलियन डॉलर्स है यहाँ पर, जो पहले 1.96 बिलियन डॉलर था पिछले क्वार्टर में। तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। टीसीएस में भी हमें ये इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी जैसे एचसीएल टेक में है। अगर हम क्लाइंट की बात करें तो टीसीएस का, जब हमने टीसीएस का एनालाइज किया था तो देखा था कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज सबसे ज्यादा बड़ी क्लाइंट्स है, सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है उनको वहां से। तो यहाँ पर एचसीएल को अगर आप देखें तो यहाँ पे काफी अलग अलग सेक्टर्स के इनके क्लाइंट्स है, जैसे सेक्टर वाइज टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, पब्लिशिंग, एंटरटेनमेंट वर्टिकल जो है यहाँ पे 61.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है। तो ग्रोथ 61% का रहा है। कहां कहां पर? टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम सेक्टर, मीडिया, पब्लिशिंग और एंटरटेनमेंट, इन जगहों से काफी ग्रोथ मिली है टीसीएस को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरिंग जहां 7.1% की ग्रोथ है, रिटेल, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज 5.6%, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस बीएफएसआई सेक्टर बोलते हैं हम, ये 4.5% की डिक्लाइन दिखाया है इस बार एचसीएल के स्टेटमेंट्स में। तो यहाँ पे यहाँ से इन्हें
एक्चुअली पहले से कम ग्रोथ देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और इन टर्म्स ऑफ डिमांड। तो जो बीएफएसआई सेगमेंट है ये इंप्रूवमेंट शो कर रहा है, स्पेसिफिकली बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज। आप देखिए यूएस में जब ब्याज दर अब घटने शुरू हुए हैं तो इकोनॉमिक साइकिल, एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होती है। इसके बाद मार्केट में एक्सपेंशन होता है, क्रेडिट साइकिल जो जब भी चेंज होता है आप देखिए तो बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलता है कंपनी के टर्म्स में और इकोनॉमी के टर्म्स में भी, और उसका फायदा जरूर एचसीएल टेक को आगे मिलना चाहिए। और यही सोच करके इन्होंने क्या किया होगा, अपने गाइडेंस को रिवाइज किया कि आगे हम और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अब हम स्विच करेंगे दूसरे आर्टिकल पे और हम लोग बात करेंगे रिलायंस के रिजल्ट्स की। रिलायंस के रिजल्ट्स के बारे में हमने पहले एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया था कि कुछ बहुत खास रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। अब रिलायंस देखिए तीन मेजर मेजर जगह से भी पैसे कमा रहा है। एक तो इसका ऑयल बिजनेस है, ठीक है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है ये। दूसरा हो गया रिलायंस रिटेल, रिलायंस ट्रेंड से लेके जियो। आज जियो के एड्स आप कितना देखते हैं मार्केट में, तो जियो मार्ट हो गया, ये सारे रिलायंस रिटेल के अंदर आ गया। और इसके अलावा जो जियो टेलीकॉम है जिसके हम सिम यूज कर रहे हैं, ये आ गया इसका जो तीसरा पिलर है वो। तो एक पिलर यहाँ पे वीक नजर आता है रिलायंस का, जो पिछले 2 क्वार्टर से तो आ रहा है वीक नजर, और अगले भी 2-3 क्वार्टर्स एक्सपेक्टेड है, 2 क्वार्टर्स की ये वीक ही रहेगा। और ये है रिलायंस का ऑयल बिजनेस। अब देखिए इंडिया में पिछले क्वार्टर सबसे वीक रिजल्ट्स थे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के। रिजल्ट्स के बाद आपने देखा होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन सबके शेयर जो है 10 से 20% तक भी नीचे चले गए थे। और इसका रीजन यही था कि इनके जो मार्जिन है ना वो कम हो गए। और आगे एक्सपेक्टेड है कि मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन पर बैरल जो ऑयल, लेट्स से हम लोग रिफाइनिंग मार्जिन की बात करते हैं, तो वैसे ही बैरल्स, एक सेकंड में एक बार ये भी बता देता हूँ, कई लोग नए आते हैं तो उन्हें टर्म्स नहीं समझ में आते। देखिए जब आप ऑयल खरीदते हैं ना, क्रूड ऑयल, तो आप बैरल्स में खरीदते हैं, और बैरल्स ऐसे ड्रम्स होते हैं देखिए, तो ये ड्रम्स है, इनको हम लोग बैरल्स बोलते हैं। और ऑयल आप खरीदने जाएंगे ना इंटरनेशनल मार्केट में तो क्रूड ऑयल मिलेगा आपको, और वो कहेंगे कि भाई लीटर और एमएल में नहीं मिलने वाला है आपको, यहाँ पे एक बैरल खरीदना पड़ेगा कम से कम। तो जो रिफाइनिंग कंपनीज है उनके मार्जिन को भी हम लोग बैरल पे मेजर करते हैं। तो रिलायंस, क्योंकि आप देखिए इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी किसके पास है, रिलायंस के पास है, तो गुजरात में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर वीकनेस जो है यहीं पर हमें नजर आ रही है। तो आगे एक बार अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हमें और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा ये। ऑयल टू टेलीकॉम कंग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4.8% का ग्रोथ दिखाया है, सॉरी डिक्लाइन दिखाया है इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। डी ग्रोथ है ये, डिक्लाइन है 4.8% का, एंड एट 16,563 करोड़ जुलाई से सितंबर क्वार्टर का। एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को मिस कर दिया है बहुत ही बड़े मार्जिन से, और रेवेन्यूज भी बहुत डिसअपॉइंटिंग है रिलायंस के लिए। तो रिजल्ट्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये तीसरा लगातार रिलायंस का क्वार्टर है जहां पे हमें वीकनेस नजर आ रही है बहुत ज्यादा, और प्रॉफिट्स कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो लास्ट 2 जो थे वीक क्वार्टर्स, उसको ब्लेम किया जा रहा था वीक ऑयल टू केमिकल बिजनेस पे, O2C बिजनेस। और ये 6th क्वार्टर है इन अ रो जब ब्रोकरेज के फोरकास्ट को इन्होंने मिस कर दिया है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। अगर कंज्यूमर बिजनेस बढ़िया नहीं करता और इनकम अदर सेक्टर्स में इनकम नहीं बढ़ती तो परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा खराब रहता। लेकिन क्योंकि रिलायंस एक कंग्लोमरेट है, कंग्लोमरेट मतलब एक ऐसा बिजनेस जो हर एक सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स में है, जैसे कि ऑयल टू केमिकल हो गया, रिटेल हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, टेलीकॉम हो गया, तो उन सारे बिजनेसेस ने रिलायंस को संभाल लिया है, इस वक्त इसके प्रॉफिटेबिलिटी को संभाल लिया है। तो रिलायंस ने फिर से डेमोन्स्ट्रेट किया है कि डाइवर्सिफाई करने का कितना बड़ा एडवांटेज होता है अपने बिजनेस को। सिर्फ एक बिजनेस पे अगर आप डिपेंडेंट रहो तो काफी वॉलिटिलिटी आ सकती है आपके अर्निंग्स में। तो ये एक काफी बढ़िया लेसन रिलायंस ने, हमें लगता है, पूरे बिजनेसेस, सारे बिजनेसेस को दिया है यहाँ पर। तो इनका कहना है कि देखिए एक तो ग्लोबल डिमांड अनफेवरेबल है, सप्लाई डायनामिक्स जो है ये भी हमारे लिए अनफेवरेबल है। इन्होंने अनाउंस किया कि कंपनी अभी गीगा फैक्ट्रीज, एनर्जी गीगा फैक्ट्री सेटअप करने वाली है और प्रोडक्शन करने वाली है सोलर पीवी मॉड्यूल्स का बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं बता दूं रिलायंस एनर्जी ट्रांजिशन में काफी पैसे इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर एनर्जी, जितनी भी नई नई फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज, वहां पे रिलायंस का काफी बड़ा फोकस है। तो यही इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया गीगा फैक्ट्रीज के बारे में। गीगा फैक्ट्रीज जैसे आप देखिए टेस्ला की गीगा फैक्ट्रीज होती हैं जहां पे ये बैटरीज बनाते हैं, बहुत बड़े प्लांट्स हैं इनके चाइना में, और यूएस में भी है जहां पे ये लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इस बार भी रिलायंस ने मिस किया है अपने रेवेन्यू टारगेट्स को और अपने प्रॉफिट टारगेट्स को भी। सो वी हैव टू सी कि रिलायंस कब कम बैक कर पाता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ
कब इनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस अच्छा परफॉर्म करना शुरू करता है, क्योंकि बाकी बिजनेसेस एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जियो में भी देखिए टैरिफ हाइक हुआ, जियो में आप सबके प्लान के प्राइसेस इंक्रीज हो गए होंगे, इसके बाद काफी बढ़िया इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है रिलायंस के रेवेन्यू सेगमेंट में। इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी, जियो ने बढ़िया किया है काफी, रिटेल भी सही कर रहा है, ग्रोथ भी अच्छी है, बट ऑयल टू केमिकल अगर एक बार अच्छा करना शुरू कर दे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिलायंस फिर से काफी अच्छे रिटर्न्स शो करना शुरू कर देगा अपने स्टॉक प्राइस के थ्रू भी। अब आता हूं मैं दूसरे आर्टिकल पे, यह है ओयो के बारे में। अब हम लाइन से कंपनीज और सेक्टर्स देख रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की किसकी, आईटी सेक्टर की। उसके बाद हमने रिलायंस की बात की जो अलग अलग सेक्टर्स में है, जहां ऑयल टू केमिकल सेक्टर हमें पता चला कि काफी कमजोर है। टेलीकॉम बहुत बढ़िया कर रहा है, भारतीय एयरटेल का शेयर प्राइस देखिए कितना अच्छा बढ़ रहा है। इसके अलावा रिटेल भी सही कर रहा है। अब बात करते हैं ओयो की, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मैं कहूंगा एक काफी बड़ा लीडर है इंडिया में, एक स्टार्टअप है, बहुत अच्छी वैल्यूएशन है इनकी। ऑरेवल सेज ऑरेवल स्टेज जो पेरेंट कंपनी है ट्रैवल टेक जायंट ओयो की, वो अभी $200 मिलियन का फंडिंग सिक्योर करने की बात कर रही है प्राइमरी फंडिंग राउंड में। और ये एक्विजिशन फ्यूल करना चाहती है G6 हॉस्पिटैलिटी का, ओनर ऑफ मोटेल 6, जो एक बहुत बढ़िया होटल चेन है यूएस में। तो ओयो ने क्या किया है कि अब यूएस में एक्सपेंशन शुरू कर दिया है इन्होंने, और यूएस में मोटेल 6 नाम की हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, इसे ये एक्वायर करना चाहते हैं। तो ये हॉस्पिटैलिटी जो है G6 हॉस्पिटैलिटी इसका नाम है, जो मोटेल 6 नाम की चेन को ओन करती है। तो G6 हॉस्पिटैलिटी को खरीदने के लिए इन्हें चाहिए पैसे, और पैसे के लिए ये $200 मिलियन का प्राइमरी फंडिंग अरेंज कर रहे हैं। तो सॉफ्टबैंक बैक्ड कंपनी यहाँ पे वैल्यूएशन कर रही है अपना 4.5 से $5 बिलियन के बीच में। एंड जो $2.5 बिलियन का इनका लास्ट वैल्यूएशन था उससे तो काफी बढ़िया है, लेकिन जो $10 बिलियन का इनका पीक वैल्यूएशन था वहां से काफी कम है, 50% पे अभी भी अगर ये वैल्यूएशन इन्होंने सक्सेसफुली कर लिया तो अब देखिए कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना इसलिए बहुत रिस्की होता है। वेंचर कैपिटल्स बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, $10 बिलियन पे इन्वेस्ट करते हैं और वो कब 4 गुना कम हो जाए पता नहीं आपको। तो कंपनी यहाँ पे जोर शोर से ऑफशोर इंडिया से बाहर एसेट्स एक्वायर करना चाहती है, मोटेल चेन्स और होटल चेन्स को एक्वायर करना चाहती है, और इसके लिए फ्रेश राउंड्स ऑफ फंडिंग यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है। आता हूं मैं अगले आर्टिकल पे, और ये है हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज है और ये तो सबको ही अफेक्ट करने वाला है। ये न्यूज क्या है, ये है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। देखिए रिटेल इन्फ्लेशन बेसिकली हम महंगाई दर की यहाँ बात कर रहे हैं, जो पिछले 9 महीने के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। जी हाँ, रिटेल इन्फ्लेशन 5.9% तक पहुंच गया है, जो हाईएस्ट है करंट ईयर 2024 में। सबसे पहले तो फूड प्राइसेस जो स्टार्टिंग से परेशान कर रहे थे अभी कर रहे हैं, और एक फेडिंग बेस इफेक्ट जो है ये रीजन है इस बढ़ोतरी का। WPI इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है, जिसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आते हैं आर्टिकल पर और एनालाइज करते हैं कि भाई क्या हो गया जो महंगाई दर बढ़ गई अचानक से। वैसे हम सबको पता है, क्योंकि हम जो लोग भी जितने भी लोग हैं जो इस टाइम पे शॉपिंग करते हैं या ग्रोसरीज वगैरह करते हैं अपने घर की, उन्हें अच्छे से पता होगा कि क्या क्या चीजें कितनी महंगी हो चुकी हैं पहले से। तो रिटेल इन्फ्लेशन रेट कंट्री में यहाँ पे ये आ गया है फूड प्राइसेस की वजह से। फूड प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए, बेस इफेक्ट फेड हो गया और 9 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है सितंबर में। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो रिफ्लेक्ट करता है फैक्ट्री गेट प्राइसेस की, फैक्ट्री से कोई चीज निकली भाई तो ये किस दाम पे निकली है। तो अगर नेस्ले, यूनिलीवर, आईटीसी ये अपने प्रोडक्ट्स के दाम अगर बढ़ा देते हैं ना आज, तो WPI इन्फ्लेशन बढ़ जाता है सबसे पहले। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिपोर्ट किया मंडे को कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये बढ़कर हो चुका है 5.5%, जो पहले था 3.65%, जिसकी वजह से हम इतना खुश थे और चीयर कर रहे थे कि भाई आरबीआई हमारा भी अब ब्याज दर घटा देगा, हमारे भी लोन सस्ते हो जाएंगे, एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स, कार लोन सब सस्ते हो जाएंगे। और अगर ये सस्ते हो गए तो हो सकता है ऑटोमोबाइल कार्स भी और ज्यादा बिकें, घर भी और ज्यादा बिकें, क्योंकि ब्याज दर कम हो गए तो ये चीजें ऑटोमेटिकली सस्ती लगने लगेंगी लोगों को। लेकिन इस हिसाब से अगर महंगाई दर आएगा तो आरबीआई इंडिया में ब्याज दर तो नहीं घटाने वाला, जिस तरीके से फेडरल रिजर्व ने घटाया या यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने घटाया या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने घटाया। तो ये एक सैड न्यूज है इंडियंस के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, कंपनीज के लिए, सबके लिए। कोई भी इसे सुनकर के खुश नहीं होने वाला। अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, होल WPI बेस्ड इन्फ्लेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंक्रीज किया है बाय टू 1.84% इन सितंबर फ्रॉम 1.31% इन अगस्त, जहां पे फूड प्राइस इन्फ्लेशन 11.5% बढ़ा है फ्रॉम 3.5%, ऑलमोस्ट 3%, 3.5% भी नहीं। फूड प्राइस इन्फ्लेशन ने हमें परेशान कर रखा है। जितने भी फूड के आइटम्स है ना, हमारे सीरियल से लेके जो खाने पीने की चीजें हैं, इनमें इतनी ज्यादा स्पाइक आ जाती है, कभी टमाटर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी सीरियल्स, दाल, पल्सेस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरीके से ये जो स्पाइक्स है, वॉलिटिलिटी है, ये बहुत परेशान कर रही है हम लोगों को पिछले 1 से 2 सालों से। तो रिटेल फूड इन्फ्लेशन ये 9.2% आ गया सितंबर में फ्रॉम 5.66%, जहां पे
फल के दाम बढ़े हैं अच्छे खासे, 7.65% फल के दाम बढ़े हैं। वेजिटेबल सब्जियों के दाम बढ़े हैं 36%, इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। और सीरियल्स के दाम बढ़े हैं 6.84%। प्रोटीन रिच आइटम्स, प्रोटीन वाले आइटम्स क्या हो गए, जैसे अंडे 6.5% इनके दाम बढ़े हैं। मीट और फिश 2.66% इनके दाम बढ़े हैं, जहां एक्चुअली डी एक्सेलरेशन हुआ है। तो प्रोटीन बेस्ड आइटम्स को शायद मैंने गलत पढ़ लिया, यहाँ पे एग्स और मीट एंड फिश, यहाँ पे तो मॉडेस्ट डी एक्सेलरेशन हुआ है, तो काफी ये बढ़िया एक्चुअली। एंड डिस्पाइट दीज इंक्रीजेस, रिटेल इन्फ्लेशन जो है आरबीआई के टारगेट रेंज में है ऑफ 2% टू 6%, क्योंकि आरबीआई का टारगेट रेंज 2 टू 6% रहा है, तो अभी भी जो 6% हमने एक्सीड किया नहीं है, हम लोग अभी भी टारगेट आरबीआई के टारगेट रेंज के अंदर ही है। बट ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि ये गिर करके 4% के नीचे ही रहे, स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन एक बार बहुत कम आने के और एक बार बहुत ज्यादा आने के। ये एक जगह पर हम इसे अगर स्टेबल कर पाए तो ये काफी, मैं कहूंगा, अश्योरिंग होगा आरबीआई के लिए, ताकि वो आगे रेट कट्स के डिसीजन ले पाए। यहाँ पे अगर आप देखिए कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन एक स्टैंड था आरबीआई का, जिसे इन्होंने शिफ्ट कर दिया है टू न्यूट्रल, जिसकी वजह से मार्केट काफी पॉजिटिव भी हुआ। पॉलिसी रेपो रेट ब्याज दर जो है इंडिया में अभी भी 6.5% है, लगातार 10वीं कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग के लिए। एंड जो रिटेल इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है वो भी 4.5% रहा गया है। तो आरबीआई गवर्नर ने प्रोजेक्ट किया था कि हमें एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है रिटेल इन्फ्लेशन में सितंबर में, क्योंकि एक तो अनफेवरेबल बेस इफेक्ट्स है और फूड प्राइस पे ना काफी प्रेशर है। क्योंकि देखिए इस बार जो प्याज है, प्याज का प्रोडक्शन इस बार थोड़ा कम रहा, पटेटोज के प्रोडक्शन थोड़े कम रहे हैं, चना दाल इसके प्रोडक्शन थोड़े कम रहे हैं, तो सप्लाई साइड से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या है, ये चीजें इस बार हमें महंगी मिलेंगी। इन जो 3 चीजों का मैंने नाम लिया, और इसके अलावा और भी सब्जियां हो सकती हैं जो और महंगी हो सकती है। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री है वो तो सेम रहेगा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, लेकिन एक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं फूड इन्फ्लेशन की, वहां पे काफी बड़ा हमें जंप देखने को मिल रहा है। कोर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं। कोर रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए कोर रिटेल इन्फ्लेशन बड़ा सिंपल है। फूड का दाम, जो भी फूड वाले आइटम्स है उनको आप इन्फ्लेशन के डेटा से हटा दीजिए। फ्यूल, इसको भी इन्फ्लेशन के डेटा से हटा दीजिए, पेट्रोल डीजल जो भी फ्यूल है। जब आप इन दोनों चीजों को इन्फ्लेशन के डेटा से हटा देते हैं तो जो बचता है उसे बोलते हैं हम कोर रिटेल इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन में भी ना हमें थोड़ा सा ये हायर जाते हुए, ऊपर जाते हुए नजर आया। ये आया है 3.5% सितंबर के क्वार्टर में। प्राइस राइज हुए किसके लिए, कपड़ों के लिए, फुटवेयर, कपड़े फुटवेयर ये सारी चीजें इनके अंदर आती हैं। और सर्विसेज आता है, जैसे एजुकेशन, आपके एजुकेशन की फीस है, हेल्थ है, पर्सनल केयर है, यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिली है। ऑल्दो फ्यूल के दाम जो है वो कम रहे, फ्यूल के दाम एक्चुअली 1.4% डिक्लाइन हुए हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिबाउंड की इन्होंने कंफर्मेशन की है कि भाई देखिए ब्याज दर तो बढ़े हैं, और अगर हम रेट कट करना चाहते हैं तो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन को 5% के नीचे आना पड़ेगा, फ्लैट होना पड़ेगा इन द नेक्स्ट स्प्रिंट, और या फिर जीडीपी ग्रोथ को नीचे जाना पड़ेगा। तो आरबीआई ब्याज दर कब घटाएगी, दो कंडीशन में, या तो हमारा महंगाई दर नीचे चला जाता है, या फिर अगर जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशंस हमने अभी सेट कर रखी है, अगर वो नहीं बीट कर पाते हैं, उससे नीचे आता है। मान लीजिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% आया, तब तो मान के चलना होगा कि आरबीआई को ब्याज दर घटाने ही होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम महंगाई को कंट्रोल करने के चक्कर में हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट को नीचे ले आए, क्योंकि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन एक बार अगर जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे आना शुरू हो गया तो इसको फिर यहां से रिवर्स पे लेके जाना, ट्रैक पे, और दोबारा सही ट्रैक पे ले जाना इज नॉट गोइंग टू बी इजी। बहुत टाइम लग जाता है इसमें, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो होलसेल फ्रंट पे भी हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए 64% वेटेज है इसका इंडेक्स में, जहां ये एक्चुअली स्लो होता हुआ नजर आया टू 1%। तो होलसेल फ्रंट पे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ये सारी चीजें सस्ती ही हुए हैं, लेकिन एक जो फूड आइटम्स है ना, ये बड़ा परेशान कर रहे हैं हमें। सप्लाई शॉक्स इसमें आते ही रहते हैं। टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर लाइकली ड्राइवर्स ऑफ ऑटो सेक्टर ग्रोथ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर की, और ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया में ना बहुत ही स्पेशल सेक्टर है। अब देखिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिसने इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 5 साल में, उसने कितना पैसा कमाया है। चाहे आप 4 व्हीलर की बात करें या 2 व्हीलर की बात करें, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर प्राइस भी अगर आप देखेंगे ना 2-3 साल पहले, तो बहुत ही कम दाम पर थे, जहां पे लोगों ने मल्टी अगर रिटर्न्स कमा लिए हैं टाटा मोटर्स जैसे शेयर में और महिंद्रा जैसे शेयर में। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की बात करूं तो पूछना ही नहीं है। आप टीवीएस, आप देखिए आयशर मोटर, आप चाहे बात कीजिए हमारे बजाज की, सबके शेयर प्राइस देखिए, लोगों को मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया है इन शेयर्स ने। और कितनी बढ़िया ग्रोथ हमें नजर आ रही है टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट में, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में भी सबसे बढ़िया ग्रोथ एक्चुअली इसी सेक्टर में है, टू व्हीलर और
थ्री व्हीलर, ना कि फोर व्हीलर। फोर व्हीलर पे लोग बहुत ज्यादा ओवर बेट कर रहे हैं, जबकि इंडिया में टू व्हीलर थ्री व्हीलर जो डिमांड दिखा सकता है, जो पोटेंशियल है, वो फोर व्हीलर में भी है ही नहीं। तो ऑटोमोटिव रिटेल सेल्स अगर अब मैं बात करूं, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ये एक मिक्स बैग रहा है। मतलब मिला जुला डेटा आया है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के सेल्स का। टू व्हीलर ने एक्सपीरियंस किया है 4.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सेल्स वॉल्यूम में, नंबर ऑफ बाइक्स जो बिकी हैं। एंड थ्री व्हीलर 4.9% बढ़ा है। रूरल डिमांड बढ़िया रहा, गांव देहात के एरियाज में बढ़िया डिमांड रहे हैं, क्योंकि मानसून बढ़िया हुआ है, लोगों ने पैसा कमाया है इस बार देहात में, रूरल एरियाज में, जितने गांव वाले एरियाज हैं या सब अर्बन एरियाज हैं, तो यहाँ पे इनके पास पैसा आया, तो यस दे आर गोइंग टू बाय टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स। यहाँ पे उसी का डेटा हमें नजर आ रहा है कि ग्रोथ देखने को मिली है रूरल डिमांड की वजह से। ऑल्दो अगर रूरल डिमांड और बढ़िया है तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें पैसेंजर व्हीकल सेल्स, यहाँ पे 5.1% से डिक्लाइन हुए हैं, क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक हो गया है। इन्वेंट्री अब देख रहे, अब 2 महीने से देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि कार की इन्वेंट्रीज काफी सारी जमा हो रखी थी, और ये प्रॉब्लम रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेड था। जो पिछले साल का डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे इस साल से, तो कुछ बहुत बढ़िया वैसी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है जो एक्सपेक्टेड थी। ऑल्दो हम लोग पिछले साल से खराब नहीं कर रहे हैं, बट वी डोंट वांट कि हम वही सेम चीज करें जो पिछले साल कर रहे थे, क्योंकि इकोनॉमी अगर 6-7% से ग्रो कर रही है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, ये सारे काफी बढ़िया आउट परफॉर्म करते हैं हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को। तो मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट के अकॉर्डिंग, तो अगर पैसेंजर व्हीकल के इन्वेंट्री लेवल्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि रिटेल डिमांड कम है, कार की डिमांड कम हुई है। ठीक है, डीपर डिस्काउंट देना पड़ा है सारी कंपनीज के। अगर आप दिवाली पे प्राइस चेक कर लीजिए, यहाँ पे बढ़िया डिस्काउंट मिल रहे हैं सारी कार्स में। कार लेने के लिए एक्चुअली अच्छा टाइम है ये। एंड मॉडेस्ट 2% रेवेन्यू ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है कंपनीज के लिए, एक्सक्लूडिंग जागुआर लैंड रोवर, विद ईबिटा एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपैंडेड बाय 4%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी फ्लैट रहेगा, ईबिटा मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा, रेवेन्यू में भी कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है इस क्वार्टर हमारे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स के लिए। तो इस बार अगर कमोडिटी कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, तो कमोडिटी प्राइसेस एक्चुअली बढ़िया रहे हैं। हमारी जो कार कंपनीज हैं, रॉ मटेरियल यूज करती हैं, इसमें स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, सारी चीजें यूज करती हैं, लीड यूज करती हैं, इनके दाम 5 से 6% घट गए। और आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने काफी इसे इन्हें आराम भी दे दिया, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड घटा है इनका, सेल्स की वॉल्यूम एज एक्सपेक्टेड नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट कम हुआ है, ये इन्हें काफी सपोर्ट देगा, कुशन देगा। इनके जो रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ रेवेन्यू में इतना ग्रोथ ना दिखे, लेकिन प्रॉफिट हमें ज्यादा नीचे जाता हुआ नहीं नजर आएगा, जस्ट बिकॉज इनके इनपुट कॉस्ट कम हो गए हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा, अब मैं कहूंगा कि ये एक लक भी कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनीज के लिए, कि हो सकता है इस साल रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो, बट अगर आपके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स घट जाए चाइना की वजह से, यूएस की वजह से, तो क्या ही कहना, आप बच जाते हो किसी ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म से आप बच जाते हो यहाँ पे। तो अगर आप देखें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सबको लेकर के कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं एनालिस्ट की। जैसे वेल्थ मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म प्रोजेक्ट करिए 2.9% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू डिक्लाइन फॉर द सेक्टर, एंड टाटा मोटर्स का सेल वॉल्यूम ये कह रहे हैं 6.1% नीचे जा सकता है, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल पिकअप्स में स्लो ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। जैगवार लैंड रोवर ग्लोबल होलसेल जो है, ये भी 10% से गिरा है ईयर ऑन ईयर। तो जैगवार लैंड रोवर जो प्रीमियम सेगमेंट है, यहाँ पे तो कमजोरी देखने को मिली है, डी ग्रोथ देखने को मिली है हमें। बट जो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है इंडिया में टाटा मोटर्स का, वहां बहुत बड़ा नहीं, बट यस थोड़े नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस हैं। जो लार्जेस्ट कार मेकर है इंडिया का, मारुति सुजुकी, उसका भी जो रेवेन्यू है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फ्लैट रहने वाला है, 1.9% डिक्लाइन देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम में। क्यों? एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 10 लाख से नीचे वाली गाड़ियों में ना अब कंपटीशन काफी ज्यादा हो गया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो रेवेन्यू तो फ्लैट रहेगा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इन्वेंट्री भी ज्यादा है, लेकिन जो सिक्वेंशियल रेवेन्यू है वहां पे 4.5% का हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को एक्सपेक्टेड है, ड्यू टू पॉजिटिव सीजनल इफेक्ट्स ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप लास्ट दिवाली से कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि मारुति सुजुकी और टाटा लास्ट दिवाली जितनी कार सेल्स इस दिवाली कर पाएंगे, या उसके ऊपर कुछ ग्रोथ एडिशनल जरा सा भी दे पाएंगे। बट वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू वॉच। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस ऐसी पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।